अब हम देखते हैं आयाम माडुलन जो हमने पढ़ा था उसके कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी आयाम माडुलित तरंग हम एक आयाम माडुलित तरंग लेते हैं, इसका अधिकतम आयाम इसका अधिकतम आयाम 16 MV है। ठीक है, इसका अधिकतम आयाम 16 MV है तथा न्यूनतम आयाम 4 MV है। तो हमको यहाँ पर माडुलन की गहराई निकालना है, माडुलन की गहराई। किसी आयाम माडुलित तरंग में कि अधिकतम आयाम कितना है 16 MV और उसका न्यूनतम आयाम है 4 MV। तो यहाँ पर हमको माडुलन की गहराई, तो अधिकतम आयाम को हम क्या लिखेंगे, E मैक्सिमम ये होगा 16 MV और न्यूनतम आयाम E मिनिमम ये हो जाएगा 4 MV। ये है। तो हमारे पास माडुलन की गहराई MA इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम अपॉन E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम। ये हम कल माडुलन गुणांक से हम निकाले थे कि आयाम माडुलन की जो गहराई MA इज इक्वल टू कितना होगा, E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम अपॉन E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम। अब मैं E मैक्सिमम और E मिनिमम दोनों वैल्यू को हम रख देंगे। देखो यहाँ पर MA इज इक्वल टू E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम अपॉन E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम, ये हो गया। तो यहाँ मैक्सिमम का वैल्यू कितना है 16, तो MA इज इक्वल टू होगा 16 माइनस मिनिमम E मिनिमम इसका वैल्यू कितना है 4 अपॉन 16 प्लस 4। तो यहाँ पर MA इज इक्वल टू होगा 16 माइनस 4 कितना होता है, 16 माइनस 4 हो जाएगा 12 अपॉन 16 प्लस 4 हो जाएगा 20। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 1 2 2 0 0 और 2 6 12। तो ये क्या आ जाएगा 6 अपॉन 10, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.6। तो माडुलन की गहराई कितना है 0.6, लेकिन हमको इसका परसेंटेज निकालना है, इसलिए MA इज इक्वल टू होगा 0.6 का 100%। 0.6 का क्या निकालेंगे 100% निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 100 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है बटे में 100, इसलिए 100 अपॉन 100 कर दिए। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आ गया इसका आंसर 0.6%। तो माडुलन की गहराई कितना निकला 0.6%। ठीक, अगला हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
संदेश सिग्नल को प्रसारित करने के लिए देखो यहाँ पे हमको एक संदेश सिग्नल है, मूल संदेश जिसको हम भेजना चाहते हैं, मतलब प्रसारित करना चाहते हैं। उसके लिए इसका शिखर मान कितना है? 12 वोल्ट। संदेश सिग्नल को प्रसारित करने के लिए शिखर मान होता है 12 वोल्ट, हम ये मान के चल रहे हैं। अब जब 12 वोल्ट उसका शिखर मान है तो उसके वाहक तरंग की, देखो क्या है, संदेश सिग्नल को प्रसारित करने के लिए 12 वोल्ट शिखर मान के वाहक तरंग की आवश्यकता होती है। इस समय जब हम देखो संदेश सिग्नल कितने का है? 12 वोल्ट का है, मतलब श्रव्य आवृत्ति हमारी कितनी है? 12 वोल्ट की। उसको प्रसारित करने के लिए हमको मतलब एक संदेश सिग्नल को प्रसारित करने के लिए 12 वोल्ट का वाहक तरंग लग रहा है। तो यदि हमको 75% मॉडुलन प्राप्त करना हो, 75% मॉडुलन प्राप्त करना हो तो मॉडुलक सिग्नल का शिखर मान कितना होगा? ठीक है, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। एक संदेश सिग्नल है, इसको प्रसारित करने के लिए हमको 12 वोल्ट का क्या लग रहा है? वाहक तरंग लग रहा है। तो उस जब 12 वोल्ट का वाहक तरंग लग रहा है एक संदेश सिग्नल को प्रसारित करने के लिए, यदि हमको 75% मॉडुलन की चाहिए, उसमें उस संदेश सिग्नल को 75% मॉडुलन की यदि आवश्यकता हो तो मॉडुलक सिग्नल का शिखर मान कितना होगा, ये हम निकालेंगे। तो हम देखते हैं EC वाहक तरंग का शिखर मान कितना है? 12 वोल्ट। ये किसका है? वाहक तरंग का शिखर मान EC 12 वोल्ट जो हमको दिया गया है। मॉडुलन गुणांक कितना है? 75%, मतलब हमको 75% क्या चाहिए? मॉडुलन की आवश्यकता है। तो 75% को हम और क्या लिख सकते हैं? 75/100। तो 25 दिया 75 और 25 चौक 100, तो 3 हो जाएगा 4। तो MA का वैल्यू कितना हो गया? 3/4 आया। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला MA इज इक्वल टू EM/EC। ये होता है सूत्र, मॉडुलन गुणांक इज इक्वल टू EM/EC। तो मॉडुलन गुणांक MA बराबर क्या होता है? शिखर मान किसका? ये मॉडुलक का, और ये है वाहक तरंगों का। अब यहाँ पर हमको MA दिया हुआ है और EC, ये दो की वैल्यू दी है, लेकिन निकालना क्या हमको? EM निकालना है। तो पहले हम वैल्यू रखते हैं। MA का वैल्यू है 3/4 इज इक्वल टू EM/EC का वैल्यू है 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस 12 को हम इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, तो ये हो जाएगा EM इज इक्वल टू 3 × 12/4। ये होगा 3 × 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो EM का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। EM मतलब हमको निकालना था मॉडुलक सिग्नल का शिखर मान, और वो कितना आया? 9 वोल्ट आएगा। ठीक,
देखते हैं। यदि किसी श्रव्य टीवी संकेत के लिए 4 मेगाहर्ट्ज, देखो यहाँ पर यदि हमको श्रव्य टीवी संकेत चाहिए, मतलब जो टीवी प्रसारण होता है उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं, तो श्रव्य टीवी संकेत के लिए यदि 4 किलोहर्ट्ज, ठीक है, 4 किलोहर्ट्ज बैंड चौड़ाई की अगर आवश्यकता है, बैंड चौड़ाई की आवश्यकता है, तो इस समय तो किसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, देखो यदि एक टीवी श्रव्य टीवी संकेत के लिए हमको 4 किलोहर्ट्ज बैंड चौड़ाई की आवश्यकता है, तो किसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के आवृत्ति अगर इतना बैंड चौड़ाई हो, तो उस समय आवृत्ति के 1%, ठीक है, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज का 1% आवृत्ति के प्रकाश के लिए कितने चैनल की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर 4 किलोहर्ट्ज यदि बैंड चौड़ाई किसका है, टीवी सिग्नल का या टीवी संकेत का, तो उस समय 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, वो किलोहर्ट्ज में है और ये किस में है, हर्ट्ज में, तो 4 किलोहर्ट्ज यदि कोई आवृत्ति का प्रकाश स्रोत है, तो उसके 1% आवृत्ति के लिए कितने चैनलों की संख्या होगी या कितने चैनल की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया है, दिया है 4 किलोहर्ट्ज, क्योंकि यहाँ पर देखो पहला डिजिट तो हमको किलोहर्ट्ज में दिया है और दूसरा सिर्फ हर्ट्ज में दिया है, इसलिए हम किलोहर्ट्ज को भी क्या कर लेंगे, पहले हर्ट्ज में परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ हर्ट्ज। 4 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू क्या होगा, 4 × 10⁻³ जब 10⁻³ से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किलोहर्ट्ज से किस में परिवर्तित हो जाएगा, हर्ट्ज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं 4 × 10⁻14 हर्ट्ज का 1%। देखो यहाँ पर वही बोला है कि 4 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का 1%, तो इसका 1% निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻14 × 1/100। यही होता है ना, 1% का मतलब क्या होगा, 1/100, 100 का 1 भाग, 1% मतलब 100 जो होता है 100 का 1 भाग होगा, तो 1/100 हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻14 गुणा, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं, 100 को 10 × 10 करेंगे या 10⁻2 लिख सकते हैं। अब ये 10⁻2 किसमें है, बटे में है, अगर ये ऊपर आता है तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻14 गुणा 10⁻2, क्योंकि नीचे इसका घात प्लस में है, जब ये ऊपर आएगा तो इसका घात किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। यहाँ पर आ गया था 4 × 10⁻14 × 10⁻²।
ये आया था, तो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 4 × 10⁻14 - 2 मतलब 4 × 10⁻12 होगा। क्यों होगा? देखो जब आधार बराबर होते हैं, ये 10 दोनों का आधार क्या है 10, आधार बराबर होते हैं तो घात क्या होगी जुड़ेगी। तो 14 + 2 होता है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, ये तो 14 - 2, 14 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12 आएगा। तो ये हमको मिल गया 4 × 10⁻12 हर्ट्ज। ठीक है, तो हम निकालते हैं चैनलों की संख्या। चैनलों की संख्या निकालेंगे तो ये जो हमारा आवृत्ति है 4 × 10⁻12 बटे 4 × 10⁻3 ये होगा। तो हम देखते हैं 4 से 4 कट गया तो 10⁻12 × 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻12 - 3, तो हो जाएगा 10⁻9। तो कितने चैनल की आवश्यकता होगी? यदि उसकी आवृत्ति कितना हो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति हो तो हमको 10⁻9 चैनलों की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हुआ आयाम मॉडुलन से संबंधित क्वेश्चन। अब मॉडुलन के बाद हम पढ़ेंगे विमॉडुलन। मॉडुलन हम कल पढ़े थे, ये होता है विमॉडुलन। विमॉडुलन वास्तव में होता क्या है? जैसे हमने कल मॉडुलन पढ़ा, मॉडुलन में क्या होता था कि श्रव्य आवृत्ति मतलब जो निम्न आवृत्ति की जो तरंगे थी, निम्न आवृत्ति के जो श्रव्य आवृत्ति जिसको बोलते हैं, निम्न आवृत्ति के प्रकाश या प्रेषण को हमने वाहक तरंगों के साथ क्या किया था अध्यारोपित किया था। तो वो क्या क्रिया हुई मॉडुलन की। यहाँ पर मॉडुलन की विपरीत क्रिया होगी। ठीक है, तो विमॉडुलन यह मॉडुलन की विपरीत क्रिया है। अब मॉडुलन के विपरीत क्रिया कहने का मतलब मॉडुलन में श्रव्य आवृत्ति को हम वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे पास मॉडुलित तरंग है उस मॉडुलित तरंग में दोनों तरंग हैं, श्रव्य आवृत्ति की तरंग भी है और वाहक तरंग दोनों हैं। अब उन दोनों को हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। तो जब दोनों तरंगों को श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों से अलग किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं विमॉडुलन कहते हैं। श्रव्य आवृत्ति की तरंग को वाहक तरंगों से अलग करने की प्रक्रिया। श्रव्य आवृत्ति की तरंग को वाहक तरंगों से अलग करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगा विमॉडुलन कहलाएगा। और इसी विमॉडुलन का उपयोग हम टेलीफोन आदि जो हमारे होते हैं, टेलीफोन में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है, यदि हम सीधे सीधे मॉडुलित तरंग को लेते हैं तो मॉडुलित तरंग की आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और श्रव्य आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। तो वही आवृत्ति को हम क्या कर सकते हैं सुन सकते हैं। तो जब
अगर हम माडुलित तरंग को लें तो उनके कारण जो टेलीफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, उसके जो डायफ्राम है जो कंपन नहीं कर पाते, और कंपन नहीं करने के कारण वो हमको सुनाई नहीं देंगे, इसलिए विमाडुलन की आवश्यकता पड़ती है। तो विमाडुलन में श्रव्य आवृत्ति की तरंग को वाहक तरंगों से अलग किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विमाडुलन की प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया माडुलन के ठीक विपरीत प्रक्रिया होती है। अब हम इसके आगे देखते हैं मॉडेम। अभी हम पढ़ चुके मॉडुलन और विमॉडुलन, दोनों क्रियाएं समझ गए कि मॉडुलन में क्या होता है, श्रव्य आवृत्ति वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित की जाती है, और विमॉडुलन में जस्ट उसके ऑपोजिट श्रव्य आवृत्ति और वाहक तरंग दोनों को अलग अलग करते हैं। इसी क्रिया पर आधारित होता है हमारा मॉडेम। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जिसमें दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। एक तो होता है मॉडुलन और दूसरा होता है विमॉडुलन। मतलब दोनों क्रियाएं एक ही उपकरण में हो सकती हैं। दोनों क्रियाएं क्या हो सकता है? एक ही उपकरण में हो सकती हैं। तो ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। ये जो मॉडेम है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है मॉड्यूलेशन और एक होता है डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन है उसका MO और डीमॉड्यूलेशन का डेम, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? मॉडेम बनता है। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन का मतलब होता है मॉडुलन और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है विमॉडुलन। और इसका मतलब होगा विमॉडुलन। तो मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जिसमें मॉडुलन और विमॉडुलन दोनों ही क्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखोगे, मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जिसमें मॉडुलन एवं विमॉडुलन साथ साथ होते हैं। ठीक है। साथ में संपन्न होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक साथ क्रिया करेगा, मतलब एक टाइम में वो मॉडेम एक ही क्रिया करेगा। अगर वो मॉडुलन करे तो मॉडुलन ही करेगा, यदि वो विमॉडुलन करे तो विमॉडुलन, लेकिन वो दोनों क्रियाएं कर सकता है। ये होता है मॉडेम। इसके लिए हम एक ग्राफ देखते हैं, चित्र देखते हैं। यहाँ पर इसको हम कंप्यूटर या फिर एक डाटा मशीन कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर या डाटा मशीन। ये होता है मॉडेम
मॉडेम की क्रियाविधि को समझते हैं। क्या है मॉडेम की क्रियाविधि? यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं प्रेषित, इसको हम क्या ले लेते हैं पूरे को? प्रेषित, और इसको हम ले लेते हैं अभिग्राही। प्रेषित मतलब जो सूचनाओं को संप्रेषण करता है, और अभिग्राही मतलब जो सूचनाओं को अभिग्रहण करता है। ठीक है, तो मॉडेम जो है वो प्रेषित के पास भी होगा और किसके पास भी होगा? अभिग्राही के पास भी। दोनों के पास अपना अपना मॉडेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इस टेलीफोन लाइन को हम संचार चैनल या संचार कम्युनिकेशन लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मॉडेम होता है, तो हम एक काम करते हैं, टेलीफोन लाइन को हम सीधा संचार लाइन भी बोल सकते हैं, तो संचार लाइन ही लेते हैं इसको। कम्युनिकेशन सिग्नल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारे प्रेषित का क्या है? कंप्यूटर है या फिर कोई डाटा मशीन, मतलब या तो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी अन्य मशीन यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये होता है मॉडेम पहला। ये जो पहला मॉडेम है ये किसका होगा? प्रेषित का मॉडेम होगा, जो कि मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर, मतलब जो मॉड्यूलन और वी मॉड्यूलन दोनों कार्य कर सकता है। तो कंप्यूटर से जो सिग्नल इसको मिलेंगे, कंप्यूटर से आने वाले सिग्नल कैसे होंगे? डिजिटल सिग्नल, क्योंकि कंप्यूटर या कोई भी मशीन सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही समझता है। तो कंप्यूटर से आने वाले डिजिटल सिग्नल को पहला जो प्रेषित का मॉडेम है वो उसको क्या करेगा? मॉड्यूलित करेगा। श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों के साथ क्या करेगा? उसको मॉड्यूलित करेगा। अब ये जो संचार सिग्नल है, ये संचार सिग्नल इस मॉड्यूलित तरंग को दूसरे मॉडेम तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये संचार सिग्नल जो मॉड्यूलित तरंगे हैं उसको कहाँ तक पहुंचाएगा? दूसरे मॉडेम तक। अब ये जो दूसरा मॉडेम किसका है? अभिग्राही, मतलब जो वहां पर सूचनाओं को अभिग्रहण कर रहा है। अब यहाँ पर तो जो सिग्नल आ रहा है वो कैसा सिग्नल है? मॉड्यूलित सिग्नल है। इस कारण से ये अब कंप्यूटर में जाने से पहले ये मॉडेम उसको क्या कर देगा? वी मॉड्यूलित। क्यों करेगा? उसका कारण ये है क्योंकि मॉड्यूलित सिग्नल का जो परास है, जो उसकी आवृत्ति है वो ज़्यादा होती है, उस आवृत्ति को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए मॉडेम उसको क्या कर देगा? वी मॉड्यूलित, मतलब श्रव्य आवृत्ति की तरंग को वाहक तरंगों से अलग कर देगा, और अलग करने के बाद वो डिजिटल सिग्नल के रूप में कहाँ पहुँचेगा? कंप्यूटर के पास पहुँचेगा। तो इस प्रकार जो हम डाटा मतलब चित्र हो गया, कोई मैसेज हो गया, या कोई भी आंकड़े हो गए, नंबर्स हो गए, किसी भी चीज को जब हम कंप्यूटर के थ्रू हम एक स्थान से दूसरे स्थान या एक प्रेषक से दूसरे अभिग्राही तक भेजते हैं, तो यहाँ पर दोनों के पास अपना अपना मॉडेम होता है। वो मॉडेम दोनों कार्य कर सकता है। ठीक है, अगर अभी ये प्रेषक है तो ये मॉडेम मॉड्यूलन का कार्य करेगा, और यदि मान लो ये अभिग्राही होता तो इस समय ये किसका कार्य करता? वी मॉड्यूलन का कार्य करता। तो ये ब्लॉक आरेख से हम समझे कि पहला ये जो कंप्यूटर या डाटा मशीन और ये मॉडेम, ये दोनों किसका है? प्रेषित का है। वो मॉडेम और वो जो कंप्यूटर है वो किसका है? अभिग्राही, मतलब ये सूचना को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर कंप्यूटर या अन्य जो मशीन है, कंप्यूटर हो गया या अन्य जो मशीन है, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही समझता है। मतलब डिजिटल सिग्नल मतलब कल हमने जो पढ़ा था, डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है ओनली बाइनरी डिजिट 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 की भाषा को ही, उसी के लैंग्वेज के वो समझता है। तो यदि हम कोई एनालॉग सिग्नल देते भी हैं कंप्यूटर, क्योंकि देखो कंप्यूटर स्वयं वर्क तो करेगा नहीं, उसको करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति, मान लो हम कंप्यूटर से एक मेल करना चाह रहे हैं, हम मेल करेंगे तो कंप्यूटर में हमने मेल टाइप किया इंग्लिश में, ठीक है, सपोज हमने इंग्लिश में एक मेल टाइप किया, वो इंग्लिश में जो हमने मेल टाइप किया वो किस रूप में है? एनालॉग के रूप में। अब कंप्यूटर सबसे पहले उसको किस रूप में कन्वर्ट किया? डिजिटल सिग्नल के रूप में। वो कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल के रूप में है, डिजिटल सिग्नल को कहाँ पहुंचेगा? मॉडेम में पहुंचा। ये जो मॉडेम होता है
उस सिग्नल को, संदेश सिग्नल या जिसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, उस सिग्नल को वो क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है। श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करता है। अध्यारोपित करने के बाद वो कहाँ पहुंच जाते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल मतलब संचार चैनल में पहुंचता है। संचार चैनल उसको अपेक्षित एड्रेस तक, जो एड्रेस हमने यहाँ पर टाइप किया है उस एड्रेस तक वो उसको पहुँचाएगा। तो उसको पहुँचाने के लिए जैसे उस एड्रेस पर पहुँचा तो वहाँ पर भी एक मॉडेम मौजूद है। अब ये मॉडेम क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको मॉड्यूलेट सिग्नल मिला है, वो मॉड्यूलेट सिग्नल यहाँ पर पहुंचा तो ये मॉडेम उसको डी मॉड्यूलेट करेगा, मतलब जो श्रव्य आवृत्ति और जो वाहक तरंग दोनों को वो क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। और अलग अलग करने के बाद चूंकि वो जो मॉड्यूलेट सिग्नल श्रव्य आवृत्ति और हमारा वाहक तरंग दोनों अलग हो गए, तो उस समय जो श्रव्य आवृत्ति किस रूप में है, डिजिटल रूप में। वो डिजिटल सिग्नल फिर से कहाँ, कंप्यूटर या डाटा मशीन में पहुंचेगा और जो प्रेषित द्वारा जो भेजा गया मेल है वो अभिग्राही के द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये होता है मॉडेम का प्रोसेस। तो मॉडेम दोनों कार्य कर सकता है। इसमें 3 प्रकार के कार्य करता है वो। मॉडेम जो है वो 3 प्रकार से कार्य करता है। इसके उपयोग की विधा देखते हैं। उपयोग की विधा में सबसे पहले आएगा सामान्य विधा। सामान्य विधा में इसमें आंकड़े केवल एक ही दिशा में संचरित होंगे, मतलब प्रेषित से अभिग्राही की ओर। ठीक है, इसमें आंकड़े जो होंगे, सामान्य जो नॉर्मल मॉडेम कार्य करता है उसमें प्रेषित से अभिग्राही तक वो क्या करता है, किसी सूचना का प्रेषण करता है। तो वो एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन में वर्क हुआ। तो जब कोई सामान्य विधा में इसमें आंकड़े केवल एक ही दिशा में संचरित होते हैं। तो सामान्य विधा क्या है, जिसमें आंकड़े केवल एक ही दिशा में संचरित होंगे, वो सामान्य विधा कहलाती है। दूसरा होता है अर्धद्विक विधा। दूसरा होता है अर्धद्विक विधा। इस विधा में प्रेषित और अभिग्राही दोनों के मध्य सूचना दोनों दिशाओं में संचरित होगी। ठीक है, इसमें प्रेषी एवं अभिग्राही के मध्य इसमें प्रेषी और अभिग्राही के मध्य जो सूचना है वो दोनों दिशाओं में संचरित होगी, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होगा। ठीक है, होगा दोनों दिशाओं में, लेकिन एक टाइम में एक दिशा में जाएगा, फिर दूसरे टाइम में दूसरे रिवर्स होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों दिशाओं में संचरित होती है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में संचरित होती है। और तीसरा होता है पूर्ण द्विक विधा। अब देखते
हैं पूर्ण द्विविधा में क्या होगा, इसमें प्रेषी और अभिग्राही के मध्य संचरण जो है वो दोनों दिशाओं में होगा और एक साथ दोनों दिशाओं में संचरित होगा। देखो, 3 प्रकार की विधाएं होती हैं इसको उपयोग करने की। पहली विधा जो कि सामान्य विधा है, इसमें आंकड़े केवल एक ही दिशा में संचरित होंगे, वन डायरेक्शन होगा। जो भी काम होगा, जो भी आंकड़े प्रसारित होंगे वो एक दिशा में होंगे। सेकंड जो होता है अर्धद्विक विधा। अर्धद्विक विधा में इसमें प्रेषी और अभिग्राही के मध्य जो सूचना है या जो सिग्नल है वो दोनों दिशाओं में संचरित होगी, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में वो संचरित होती है। तीसरा जो होता है पूर्ण द्विक विधा। पूर्ण द्विक विधा में दोनों दिशाओं में संचरित होगी और एक समय में दोनों दिशाओं में संचरित होगी। इसमें समय अलग अलग है, इसमें एक टाइम में एक दिशा में होगा फिर दूसरे दिशा में होगा, लेकिन पूर्ण द्विक विधा में एक ही टाइम में वो सूचनाएं दोनों दिशाओं में संचरित हो सकती है। तो ये होता है उपयोग की विधा। अगला देखते हैं इसमें मॉडेम की विशेषता। मॉडेम की पहली विशेषता होती है ध्वनि विधा या डाटा विधा। ठीक है, तो ध्वनि विधा में मॉडेम जो है वो एक टेलीफोन की तरह कार्य करता है। यदि हम ध्वनि विधा में देखें तो मॉडेम किस तरह कार्य करेगा, एक टेलीफोन की तरह। और यदि वो डाटा विधा में कार्य करता है तो वो साधारण मॉडेम की तरह कार्य करता है। ध्वनि विधा में टेलीफोन की तरह तथा डाटा विधा में मॉडेम की तरह कार्य करता है। ये पहली विशेषता है उसकी। सेकंड होता है स्व उत्तर। स्व उत्तर कहने का मतलब, यदि मॉडेम के पास कोई कार्यकर्ता उपलब्ध ना हो, कोई भी कार्यकर्ता वहां पर ना हो, तो उस समय भी वो कंप्यूटर से आंकड़ों को ग्रहण करता है और उसका उत्तर भी वो देता है। यदि कोई उपलब्ध ना हो तो स्वयं कंप्यूटर के डाटा को ग्रहण करता है। स्व उत्तर कहने का मतलब वो अपने आप में उत्तर देगा,
मतलब यदि कोई भी कार्यकर्ता वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो वो स्वयं ही क्या करेगा, कंप्यूटर के डाटा को ग्रहण करेगा, उसमें कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखते हैं इसके प्रकार। पहला प्रकार होता है बाह्य मॉडेम। देखो पहला प्रकार क्या है, बाह्य मॉडेम, मतलब ये एक सीरियल केबल्स के साथ जुड़ा होता है। बाह्य मॉडेम कहने का मतलब जो हमारे कंप्यूटर है, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसके साथ ये सीरियल केबल मतलब एक लिंक लाइन टेलीफोन के माध्यम से जुड़ा होता है। तो इसमें लिखना बाह्य मॉडेम, यह सीरियल केबल से जुड़ा रहता है। ठीक है, सीरियल केबल से जुड़ा रहता है और इसमें क्या होता है, स्वयं का पावर सप्लाई होता है, मतलब इसमें अलग से हमको विद्युत पावर सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती और इसी कारण से इसका उपयोग हम पर्सनल कंप्यूटर, जो घरों में पर्सनल कंप्यूटर पीसी होता है, उसमें हम टेलीफोन लाइन जो होता है, लैंडलाइन फोन, उसके माध्यम से करते हैं। सेकंड होता है आंतरिक मॉडेम। आंतरिक मॉडेम यह एक कार्ड होता है। यह क्या होता है, कार्ड, मतलब जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होता है उसी के प्रकार एक मॉडेम एक कार्ड की तरह रहता है और इसका स्वयं का सीरियल पोर्ट भी होता है। देखो यहाँ पर पहला जो मॉडेम है वो थोड़े बड़े साइज का होगा, मतलब वो बाहर ही, मतलब वो उसको हम किसी सिस्टम के अंदर डाल नहीं सकते। जो आंतरिक मॉडेम मतलब जैसे हमारा सेलफोन है, सेलफोन के जरिए भी आज हम एंड्रॉयड फ़ोन जो हो गया, उस फ़ोन के थ्रू भी हम मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। उसमें जो मॉडेम लगा होगा वो किसके भांति होता है, कार्ड के भांति। और एक कार्ड के भांति होने का इसका कारण क्या है कि इसका खुद का सीरियल पोर्ट होगा जिसके कारण वो ऑटोमेटिक वर्क करता है। और तीसरा इसका प्रकार होता है PCMCIA। PCMCIA जो मॉडेम होता है यह पतले कार्ड के रूप में होता है। यह पतले कार्ड के रूप में होता है, मतलब जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में हम चिप डालते हैं, मेमोरी कार्ड डालते हैं, उसी के प्रकार एकदम पतला कार्ड के रूप में होगा और इसके लिए अलग से स्लॉट दिया रहता है, मतलब इसको फंसाने के लिए अलग से खांचा दिया रहता है, उसी खांचे में ये फिट होता है। इसका उपयोग हम लैपटॉप में या पोर्टेबल कंप्यूटर में करते हैं। जो लैपटॉप हमारा लैपी होता है उसमें हम PCMCIA मॉडेम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े मॉडेम के बारे में और आयाम मॉड्यूलेशन के जो कुछ क्वेश्चन थे उसको पढ़े। आगे अगली कक्षाओं में हम देखेंगे। धन्यवाद।